हे गाइस, कैसे आप लोग? आई होप सब अच्छा चल रहा होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्च्यू एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स को एजेंट थ्योरी बोलते हैं और इसको किसी के कैरेक्टर को स्टडी करने के लिए पढ़ा जाता है। हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखेंगे एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे क्योंकि ये पॉलिटिकल थिंकर भी है। हम इसमें पढ़ने वाले हैं सोक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आई बिलीव आपको स्कूल डेज याद होंगे। टीचर हमें क्या क्या सिखाते थे, ये तो डेफिनेटली याद होगा। टीचर से हमने कितने थप्पड़ खाए हैं या पनिशमेंट मिली है, लेकिन वो पनिशमेंट देते क्यों थे? उसका रीजन था अगर हम लेट हो जाए तो हमारे अंदर डिसिप्लिन लाना चाहते थे। ओके, ऐसे ही टीम वर्क सिखाते थे, सच बोलना सिखाते थे, ट्रूथ, बी फेयर, बी कंपैशनेट, ये सारी वैल्यू क्यों इनकलकेट करवाना चाहते थे? कि अल्टीमेटली हम लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए, यही रीजन था। सेम चीज वर्च्यू एथिक्स बात करता है। ओके, वर्च्यू एथिक्स भी यही बोलता है कि अगर कोई इंसान अपने अंदर वर्चुअस कैरेक्टर लाना चाहता है तो अच्छी वैल्यूज डेवलप करे और वही उसके एक्शन में भी दिखेगा। इट इज कॉल्ड फर्स्ट नॉर्मेटिव थ्योरी और इसका क्रेडिट जाता है ग्रीक फिलोसफर्स को, सोक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। Okay, according to this theory, if a person has a virtues or vices, his act automatically become good or bad respectively. So their main focus is to teach virtues, जैसे हमारे टीचर हमें सिखाते थे, जैसे हमारे पेरेंट्स हमें घर पे सिखाते थे। स्टार्ट करने से पहले मैं ना हर बार कोशिश करूंगा आपको एक थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि क्या चल रहा था। ओके, इससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपको। ये जितने भी मॉरल थिंकर मैं पढ़ाऊंगा अभी, उसका एक आइडिया सा हो जाएगा। ओके, तो बात है एथेंस में जो एक ग्रीक सिटी थी। ओके, यहाँ थी डेमोक्रेसी उस टाइम। ये बात कर रहा हूं मैं अराउंड 469 बीसी ऑनवर्ड्स की, जिस टाइम सोक्रेट्स पैदा हुआ। ओके, यहाँ पर जो एजुकेशन थी वो प्राइवेट हैंड में थी, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था इसमें। तो जो एजुकेशन थी वो सिर्फ रिच ही अफोर्ड कर सकते थे, पुअर के बस की बात थी ही नहीं। और जो पॉलिटिकल एजुकेशन, जिनको सोफिस्ट बोला जाता था, वो ट्यूशन देते थे, वो प्राइवेट कोचिंग देते थे या प्राइवेट एजुकेशन देते थे। अब ये क्या बोलते थे सोफिस्ट जो है, उनका बड़ी रियलिस्टिक और प्रैग्मेटिक थे कहने को। इनकी एक बड़ी फेमस लाइन है, जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग, माइट इज राइट। वो साफ बोलते थे मनी कैन गिव यू ऑल हैप्पीनेस, लेकिन मनी आएगी कहां से? वो बोलते थे भाई आप ज्वाइन करो पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से आपके पास पावर आएगी और पावर से आपके पास मनी आएगी। ये उनका कहना था। ये सारी चीजें सोक्रेट्स देख रहा था। सोक्रेट्स वाज कंसर्न्ड विद द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच टेक्निक्स ऑन ह्यूमन लाइफ। अकॉर्डिंग टू हिम सोफिस्ट वर प्रोपगेटिंग फॉल्स नॉलेज। सोक्रेट के हिसाब से सब फॉल्स नॉलेज है, ये सोसाइटी को स्टेबल नहीं करेगी, रादर देन डिटोरेट कर देगी। सोक्रेट्स का इस चीज का क्या जवाब था? सोक्रेट्स कह रहा है ट्रू नॉलेज को हमें सीख करना चाहिए, और वो आएगी कैसे? वो आएगी आर्ट ऑफ क्वेश्चन से। आपको हर चीज, हर बैड प्रैक्टिस को क्वेश्चन करना है। किस बेसिस पे करना है? रैशनल थिंकिंग पे करना है। ओके, क्रिटिकल रीजन जिसको हम कहते हैं, आपने सोचना है ये ऐसा क्यों है। अगर आपको सही आंसर मिल रहा है तो उसको जस्टिफाई मान लो, और नहीं मिल रहा तो उसको फर्दर क्वेश्चन करो क्यों। Okay, he was accused of corrupting the youth by infusing the spirit of criticism of Athenian society and not worshipping Greek gods. ये सारी चीजें सोफिस्ट देख रहे थे और इससे उनको तकलीफ हुई कि जो सोक्रेट्स है वो गलत बता रहा है। उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया कि वो जो यूथ है, ग्रीक यूथ है, उसको करप्ट कर रहा है, वो भड़का रहा है स्टेट के अगेंस्ट, और वो ग्रीक गॉड्स को वर्शिप भी नहीं कर रहा। सोक्रेट्स को मौका दिया गया, या तो आप टेरिटरी छोड़ के चले जाओ, नहीं तो आप पे मुकदमा किया जाएगा। वो कहता मैं नहीं ऐसा करने वाला, ये मेरे मोरल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट होगा। इट because he thought an escape would be contrary to his moral principle and would be an injustice to the state which was his parent and his education and origin of law. वो इतना रिस्पेक्ट करता था स्टेट को कि भाई वो इसके अगेंस्ट होगा, इसकी कॉन्शियस के अगेंस्ट होगा, इसलिए वो छोड़ के नहीं गया। और जब ट्रायल शुरू हुआ तो जजेस ने भी उसको बोला कि भाई तू छोड़ के चला जा, हम तुझे अभी मौका दे रहे हैं। इवन ये कहा जाता है उसका एक फ्रेंड था, उसने भी जब उसको सजा दे दी गई तो उसको बोला कि भाई हम निकल चलते हैं, उसने मना कर दिया, साफ मना कर दिया। रिक्वेस्ट फॉर पार्डन एंड सेल्फ एक्स्ट्राडिशन वर सजेस्टेड बाय द जजेस देमसेल्फ, व्हिच वर सिमिलरली रिजेक्टेड बाय हिम विद द आर्गुमेंट दैट he did not do anything wrong which required him to ask for pardon। ये उसके वर्ड्स थे। ओके, फाइनली उसको बोला जाता है कि एक पॉइजन है, पॉइजन का कप आपको पीना पड़ेगा, हेमलॉक। ओके, बड़ा फेमस है। और वो फाइनली इस चीज को पीता है। अब इससे जो सीखने वाली चीज है वो है करेज ऑफ कन्विक्शन बोलते हैं इसको। जब आपको पता है आपने कोई चीज गलत नहीं करी है, इवन आपको पता है थ्रेट है आपकी लाइफ को, फिर भी आप खड़े रहते हो, बिना डरे उस चीज को सपोर्ट करते हो, इसे करेज ऑफ कन्विक्शन कहते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है सोक्रेट्स के इस इंसिडेंट से लर्न करने के लिए।
चलिए अब बात करते हैं सोक्रेट्स की कंट्रीब्यूशन की एथिक्स की फील्ड में। ओके, इट वाज ही हु एस्टैब्लिश्ड द फील्ड ऑफ एथिक्स बेस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग एंड रैशनैलिटी। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है मोरल या एथिकल, वो किस बेसिस पे होना चाहिए? लॉजिक के बेस पे होना चाहिए, रैशनैलिटी के बेस पे होना चाहिए। ओके, कोई भी नॉर्म्स या बिलीफ है उसके बेसिस पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, द आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, डायलेक्टिक मेथड, इसके लिए भी इसको कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है। ये क्या करता था, कोई भी अगर रिचुअल है या नॉर्म है या कुछ भी चल रहा है उसको क्वेश्चन करता था, इसका रीजन क्या है, ठीक है, इसका रीजन क्या है, पीछे हम क्वेश्चन करना चाहिए। बहुत सारी बैड प्रैक्टिसेस चल रही थी और अभी भी चल रही है, जैसे हमें पता है इंडिया में भी काफी बैड प्रैक्टिसेस है, तो अगर उसको क्वेश्चन किया जाए, उसके पीछे रीजन पूछा जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता है कि रीजन नहीं होता, बस हम आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं। सेम चीज सोक्रेट्स ने कहा कि इसको क्वेश्चन करो और अपने स्टूडेंट को भी बोलो, इस चीज के लिए इसको बहुत बड़ा क्रेडिट दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट, his famous statement unexamined life is not worth living, इस लाइन पे ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। One must seek knowledge and wisdom before private interest. In this matter, knowledge is sought as a mean to ethical action. Unexamined life is not worth living, मतलब आपको अपनी लाइफ के अंदर झांकना है, एक मटेरियलिस्टिक या जो डे रूटीन है उसके बारे में, एक्चुअल में एक रियलाइजेशन होनी चाहिए, वो चीज कह रहे हैं। अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। सोक्रेट्स के अकॉर्डिंग ट्रू हैप्पीनेस क्या है? ट्रू हैप्पीनेस है अगर हम सही काम कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर लैक ऑफ नॉलेज है, एक फॉल्स नॉलेज है। वी ऑल क्रेव पावर, वेल्थ, रेपुटेशन, फेम। Socrates did not ask to reject such inclination and motivation if someone has, but rather to inquire about their true worth to human soul. ये तो हम सभी को पता है, हम सब क्रेव करते हैं पावर, वेल्थ, रेपुटेशन, लेकिन हमने ये भी सुना है कि ये सारी चीजें सही नहीं है। ये भी हमें पता है ना कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पावर करप्ट्स एवरीवन, ये भी हमने सुना है। तो जो सोक्रेट्स है वो कह रहा है भाई इस चीज को इंक्वायर करो, ये नेचुरल है, आपके अंदर ये मोटिवेशन है ना, लेकिन आप ये देखो इसकी आपको जरूरत है भी या नहीं है, या ये फेक नॉलेज है। The purpose of examined life is to reflect upon our everyday motivation and values, and subsequently inquire into real worth if they have any. If they have no value or indeed are even harmful, it is upon us to pursue those things that are truly valuable. मान लीजिए आपको किसी से जेलसी है, आप रिफ्लेक्ट करोगे, सोचोगे, अनएग्जामिन्ड लाइफ जो कह रहा है, सोचोगे, आपको रियलाइज होगा इसका तो कोई वर्थ है ही नहीं, इसमें तो आप ही का नुकसान है, और अगर आप इसको छोड़ देते हो तो ये आपकी बेटरमेंट के लिए होगा। यही सोक्रेट्स कह रहा है। Socrates believed that individuals have an inner voice or conscience that guide them toward virtuous behavior. He believed that inner voice can be cultivated and strengthened through self-reflection and pursuit of happiness and wisdom. अब बात करते हैं प्लेटो और उसके कंट्रीब्यूशन की। प्लेटो ने क्या देखा कि कैसे उसके टीचर को मार दिया जहर देके, जो करप्ट बाहर बैठे हैं उनको कुछ नहीं कहा जा रहा, और जो इनोसेंट है उसको मार दिया गया। ये सारी चीजें प्लेटो ने अपनी आंखों से देखी और उसको बहुत गुस्सा आया कि डेमोक्रेसी का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए उसने कंसेप्ट निकाला फिलोसोफर किंग का। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिलोसोफर किंग सिर्फ मैन नहीं बन सकते, वुमेन भी बन सकती है, बेशर्ते उनको इक्वल मौका दिया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है प्लेटो का। ये बात कर रहा हूं मैं बीसी में, 300 बीसी के आसपास की बात कर रहा हूँ। इससे पहले अगर किसी ने ये चीज बोली वो गौतम बुद्ध थे। ओके, तो मैं इस चीज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन मानता हूँ। उस टाइम इस बंदे ने बात बोल ली है, इक्वालिटी के बारे में बात कर रही है, वरना कोई नहीं बोल रहा है। हमेशा अगर आप कहीं भी किसी धर्म में देखेंगे, या हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, हर जगह वुमेन को डिग्रेड ही किया गया है। वो तो लेटर ऑन रहने से आया है, चीजें ठीक हुई हैं, लेकिन ये बंदा ये बात बोल के गया है। ओके, जेंडर इक्वालिटी पे उसने क्या बोला है? He confirmed that women could rule a country because they have the same power of reasoning as men, provided they get the same training. He said a state that does not educate and train women is like a man who only train his right hand. ये उसकी लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट। कोई भी स्टेट अगर अपनी वुमेन को या अपनी जो सिटीजन है, जो वुमेन है, फीमेल है, उनको एजुकेट नहीं करता, वो इट्स लाइक कि आप अपने राइट हैंड को ही ट्रेन कर रहे हो, लेफ्ट हैंड आपने ऐसे ही यूजलेस छोड़ दिया है, और इससे कैपेबिलिटी की बात पता चलती है। नेक्स्ट, अ जस्ट सोल इज वेयर रीजन डोमिनेट ओवर करेज एंड एपेटाइट। ये बात सारे बोलेंगे, सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, और आगे भी जितने फिलोसोफर है ऑलमोस्ट हर कोई ये बात करेगा रीजन के बारे में। लेकिन अगर कभी भी बोलना हो तो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए किसने वो इस्टेब्लिश किया था? ये किया था सोक्रेट्स ने। Plato believes that human soul had three parts: rational part, spirit part, and appetite part. Appetite part, greed part, जो materialism के बारे में बात करता है। He argued that the rational part of soul should be in control, that individuals should use reason to govern their emotion and desire. Okay, and finally, education.
Plato believed that education was essential for cultivating virtuous individual and creating a just society. He argued that education should focus on development of reason and the pursuit of truth rather than just acquisition of knowledge and skill. स्कूल में हमें क्या सिखाते हैं, ये इसका कंट्रीब्यूशन है। स्कूल में हमें रट्टा मारना सिखाते हैं, कंप्यूटर साइंस लो आप एक अच्छे डेवलप बन जाओगे, कोडिंग कर लो, लेकिन ट्रूथ इंक्वायर करना वो सब हमें कहाँ सिखाया जाता है? एक आइडियल स्टूडेंट कौन है? जो हर बात मानता है, जो क्वेश्चन नहीं करता है। जब आप क्वेश्चन करोगे ही नहीं तो आप सीखोगे कैसे? रीजनिंग वाली, क्रिटिकल थिंकिंग वाली चीजें आएंगी कैसे? ये चीज कह रहा है ये। अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसका तो नाम सुना होगा आपने, एरिस्टोटल इसी का टीचर था। ओके, एनीवे प्लेटो की जो सारी थ्योरी थी एरिस्टोटल ने पढ़ी, एरिस्टोटल को पसंद नहीं आई, उसने कहा नहीं ये गलत है, जो फिलोसोफर किंग वाला कंसेप्ट है वो बिल्कुल रबिश है। इसने क्या बोला? इन एरिस्टोटल आइडियल स्टेट लॉ इज सुप्रीम, law is supreme, there can't be a personal or despotic rule, it means philosopher king of even the most virtuous person. If there is a no supremacy of law, then the constitution does not exist and hence the state does not exist. इसका ये मतलब था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक हम हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसकी भी बात करेंगे आगे वाली स्लाइड में। His other prominent idea, one of the reason people revolt is because of inequality. इसकी एक theory of revolution है, उसमें ये रीजन देता है कि इनक्वालिटी बहुत बड़ा रीजन है। जब जो पॉपुलेशन है, जो सिटीजन है, वो रिवोल्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए इनइक्वालिटी मिनिमम रहे रादर देन बढ़े। ओके, तो ये भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसका। नेक्स्ट, ही पोर्ट्रेट ह्यूमन नेचर इन अ पॉजिटिव सेंस, ये इसकी बड़ी फेमस लाइन है। मैन इज अ सोशल एनिमल, मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल who naturally desire community, to be in association with other, constitute some level of good life and bring about happiness. इसका क्या रेलेवेंस है? हार्मनी एंड टॉलरेंस, मतलब लोग मिलजुल के रहना चाहते हैं। टॉलरेंस पे इसका और भी है, इसको आप टॉलरेंस में भी जस्टिफाई कर सकते हो। इसकी एक और बड़ी फेमस लाइन है, he who can live in jungle he is either a beast or a god. जो जंगल में रह सकता, अकेला रह सकता, या तो वो भगवान है या वो शैतान है, इसका ये कहना है। Anyway, next, the realization of human being is happiness, happiness eudaimonia. To realize this goal, we need moral virtue, which is again controlled by reason. He also emphasized the practice of virtue for every human being as Plato. Moral virtues such as justice, courage, temperance, and prudence. Golden mean. I hope ये आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो हम समझ लेते हैं क्या है ये। दो एक्सट्रीम का सेंटर पॉइंट, लेकिन मैथमेटिक्स के बेसिस पे नहीं, रीजन के बेस में। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए स्लीप है, सोना है, 12 घंटे की नींद है, 4 घंटे की नींद है, 12 घंटे एक्सेस है, 4 घंटे डेफिशिएंट है, तो रीजनेबल क्या होगा? वो 6 से 8 होगा। ओके, एक और एग्जांपल, टॉलरेंस। एक्सट्रीम क्या है? सब कुछ एक्सेप्ट कर लेना, दूसरा क्या है? सब कुछ रिजेक्ट कर देना। टॉलरेंस क्या है? रीजन के बेसिस में सही जो आपके इवन अपोजिट है उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना, लेकिन रीजन के बेस पे। कल को कोई मान लीजिए हिंदू धर्म में ये कहता है कि फिर से सती प्रथा होनी चाहिए, ओके, ये आप टॉलरेंस में काउंट नहीं करोगे, या आप इसको रिजेक्ट करोगे रीजन के बेस में। ओके, ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है ये। एक और एग्जांपल, फीमेल म्यूटिलेशन है, जो मुस्लिम्स में कुछ कम्युनिटीज में अभी भी फॉलो होती है, जो गलत है, डेफिनेटली गलत है। रीजन के बेस, टॉलरेंस के बेस पे आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ रीजन की बात कर रहा है कोई, जो मीन है वो रीजन के बेस पे है। नेक्स्ट, Aristotle thinks that nature does nothing purposeless. Aristotle is universally praised for inventing the concept of teleology. Teleology means goal based. इस चीज के लिए इसे हमेशा क्रेडिट दिया जाता है। Next, the contemplative means thinking. Contemplative life is the highest, most continuous, most pleasant, most self-sufficient. He equated happiness with wisdom, the highest intellectual attainment. फोर कार्डिनल वर्च्यूज ऑफ एरिस्टोटल: करेज, टेम्परामेंट, जस्टिस, विजडम। करेज क्या है? विलिंगनेस टू फेस डिफिकल्टी टू अपहोल्ड द राइट एक्शन एंड टू अपहोल्ड द ट्रूथ। किसने किया था? सोक्रेटिस ने किया था। टेम्परामेंट, सेल्फ कंट्रोल, एब्सटेन वनसेल्फ फ्रॉम एक्सेस, ये क्या है? गोल्डन मीन। जस्टिस, ऑब्जेक्टिव एंड फेयरनेस, डूइंग वन जॉब, बीइंग मोरली परफेक्ट। It is unjust to treat equals unequally as it is unjust to treat unequal equally. Article 14 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इसी के बेस पे है। जो रिजर्वेशन दी गई है एसटी एसटी को, वो इसी बेसिस पे दी गई है, क्योंकि वो अनइक्वल सर्कमस्टांसिस में थे। क्यों थे? हिस्टोरिकल इनजस्टिस की वजह से। Wisdom and prudence, or prudence, sorry, getting knowledge which is based on rational rule is also considered the highest level of attainment. ये मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, ये तीनों रैशनैलिटी की बात करेंगे। ओके, लेकिन अगर जब आपको कोट करना होगा तो आप सोक्रेटिस को करना, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन था जिसने ये बात बोली थी। आई होप आपको सब समझ में आएगा। अगर कोई डाउट है आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में।
Okay, please subscribe my channel and thank you.